मेरे को ना अपॉइंटमेंट का पूछना था, तो अपॉइंटमेंट में जजेस का आता है ना, चलो इसका तो हो गया। ये पूरा कौन सा बोल तो स्क्रीन पे पूरा स्टॉप शेयर कर दो, स्टॉप शेयर नीचे लगेगा। पूछे डाउट अपना पहले, डाउट पूछ लेते हैं पहले। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वाला है ना, सिंपल लेवल प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ये दोनों करते हैं, और वो बाकी के सुप्रीम कोर्ट के जजेस और ये रिकमेंडेशन हाई कोर्ट प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जब हम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट करेंगे तो उस टाइम पे तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, तो उसकी कंसल्टेशन नहीं होगी क्योंकि उसकी तो अपॉइंटमेंट है। उसके अलावा बाकी जजेस को नहीं, उसके अलावा जब बाकी जजेस की होगी तो ऊपर वाले जजेस की तो कंसेंट ली जाएगी सुप्रीम कोर्ट के, प्लस उसी कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की भी ली जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न। नहीं, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कर रहा है ना, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कर रहा है, वो रिकमेंडेशन किसकी लेगा, हमारा ये क्वेश्चन। आप पेज नंबर लिख दो ना, 37 लिख दो, ठीक है, तो आपका 37 हमने इस पर डिस्कस कर लिया था अपना सेकंड कंसेप्ट में। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है? मूवेबल कार वगैरह जैसे। मूवेबल प्रॉपर्टी किस सेक्ट से कौन होती है? 1880 सेल ऑफ गुड्स एक्ट। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन से एक्ट से कौन है? मैंने इसका रिवीजन करा है, उसका जुडिशियरी का लिया टेस्ट था ना। ओके, चलो अभी कर लेते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि प्रॉपर्टी मतलब कोई भी हो सकती है, मूवेबल भी और इमूवेबल भी। फिर हमने कहा कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो सब गवर्न होंगे किससे, हमारे ये लिखे सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। ठीक है, ये रहा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं हमारे रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से डील होंगे। इसके अलावा और क्या किया था हमने कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कौन कर सकता है, कौन कर सकता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर? हमने पढ़ा था वही बंदा प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और कौन सा पर्सन जो है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं हम, जो जिसमें 3 कंडीशंस हैं। अबव 18 इयर्स ऑफ एज, दैट इज पर्सन मस्ट बी मेजर। ठीक है, बिलो 18 इयर्स ऑफ एज, माइनर ना, और हैविंग साउंड माइंड, एंड नेक्स्ट लास्ट इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ इन फोर्स, कि वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई भी नहीं होना चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो पर्सन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। नाउ प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर हो कैसे सकती है, हमने ये पढ़ा था कि इसके 2 मोड्स हैं, एक है रजिस्ट्रेशन, एक है विदाउट रजिस्ट्रेशन, ओनली बाय डिलीवरी मोड। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी तो जो है 100 से अबव है, टेंजिबल है, उन प्रॉपर्टी को हम रजिस्ट्रेशन से ही ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब आ जाता है बट 100 जो अमाउंट है, हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, 100 इज वेरी मतलब छोटा अमाउंट। ठीक है, बट ये जो उस टाइम के लॉ के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी अमेंडमेंट्स नहीं हुई जिसमें, बट आप खुद ही सोचो इन प्रैक्टिकल कोई भी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी जिसकी वैल्यू 100 से नीचे हो। ठीक है, सो बेसिकली वी कैन कंक्लूड दैट कि 100 जो है जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं उनकी कैसे मतलब ट्रांसफर होएगी बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है,
तो इसके अलावा फिर भी कहते हैं वैसे तो सारे इमूवेबल प्रॉपर्टीज 100 से ऊपर ही होंगे और रजिस्ट्रेशन चाहिए, बट इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉपर्टी 100 से नीचे निकलती है, टेंजिबल है बट 100 से नीचे है, इमूवेबल है 100 से नीचे, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी कंपल्सरी नहीं होगी, ठीक है। बट जो हमारी इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल्स भी की थी शेयर्स की एंड स्टॉक्स की, दोस कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली, कैसे कर सकते हैं, वो रजिस्ट्रेशन मोड से ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास एसेंशियल्स क्या है वैलिड ट्रांसफर के, वो पढ़े थे हमने कि 2 पर्संस होने चाहिए, ठीक है, एक ट्रांसफर होगा एक ट्रांसफरी होगा, द प्रॉपर्टी दैट इज गोइंग, वो हिंड्रेंसेस नहीं होने चाहिए, उस पर कोई इनकम्बरेंसेस नहीं होने चाहिए। एग्जांपल दी थी मैंने मॉर्टगेज की, कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्टगेज नहीं हुई होनी चाहिए। द ट्रांसफर शुड नॉट बी फॉर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए नहीं होनी चाहिए। और ट्रांसफर हु ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी, जो ट्रांसफर है जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है वो कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, कंपिटेंट होना चाहिए ट्रांसफर करने के लिए, इंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, ऑथराइज्ड होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, अगर ओनर नहीं भी है तो उसको किसी ने पावर दी होनी चाहिए वो चीज ट्रांसफर करने की। और नहीं है ना, ओके, तो हमने एसेंशियल्स भी कर लिए, वैलिड ट्रांसफर के क्या क्या होंगे। देन हमने कंसेप्ट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का, उसमें कुछ याद हो, इलेक्शन, हाँ कि अगर प्रॉफिट ले तो लॉस करना पड़ेगा, यस, बर्डन भी बियर करना पड़ेगा। इफ यू हैव टू चूज बिटवीन द, देयर कैन बी नो ऑप्शन कि बर्डन नहीं रखना, उस चीज का एडवांटेज रख लेते हैं। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल की थी हमने, कौन सी की थी, गार्डन और हाउस। एक इंस्ट्रूमेंट से एक कहता है कि मैं तुम्हें गार्डन भी अपना दे रहा हूँ, हाँ ये बहुत जरूरी है, थ्रू वन इंस्ट्रूमेंट। अगर बाई चांस वो अलग अलग में होता, एक में वो कह रहा होता एक कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं तुम्हें अपना घर दूंगा, एक में कह रहा है कि वो अपना गार्डन दूंगा, ठीक है, तो क्या हम गार्डन वाला छोड़ सकते हैं, वो रख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट ना करो, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे, दूसरे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम इंस्ट्रूमेंट में होनी चाहिए, सेम ट्रांजैक्शन से होनी चाहिए, ठीक है, उस टाइम पे आप अवॉइड नहीं कर सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के मुताबिक आपको जो है रिटेन करना पड़ेगा गार्डन बी, ठीक है, आप ये नहीं चूज कर सकते कि मैं इसका बर्डन जो है वो अवॉइड कर दूं, इस इंस्ट्रूमेंट का, इस ट्रांजैक्शन का और बेनिफिट अपने पास रखूं, ठीक है। इसके अलावा हमने और किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस। लिस्ट पेंडेंस हमने किया था, लिस्ट मींस लिटिगेशन एंड पेंडेंस मींस पेंडिंग थी। तो अगर कोई लिटिगेशन पेंडिंग है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड है, ठीक है, कि किसकी ये राइट है, ठीक है, तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी पार्टी जो है वो एक्ट नहीं कर सकती, उसे किसी भी ट्रांजैक्शन में आगे नहीं दे सकती, गिफ्ट नहीं कर सकती, ट्रांसफर नहीं कर सकती, मॉर्गेज नहीं कर सकती, सेल नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि उसके लिए अभी लिटिगेशन जो है वो पेंडिंग है, ठीक है। ये क्यों किया गया है, क्यों ये डॉक्ट्रिन आया, वजह क्या है इसकी, क्यों हमने ये रोक लगाई है कि ड्यूरिंग लिटिगेशन आप उस प्रॉपर्टी से जो डिस्प्यूटेड है उससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, ताकि जब एंड में केस डिसाइड हो और हमें पता लगे ये बंदा ऑनर है तो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, नहीं तो ऐसे कोई भी पार्टी डील करती रहेगी उस प्रॉपर्टी से, वो तो कोर्ट के डिसीजन को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, उसकी वेटिंग ही कर रहे, ठीक है। इसके अलावा हमने किया था सेल, सेल तक पहुंच चुके थे हम। सेल में क्या बताया था, क्या मतलब है सेल का, जब क्या हो रही है, ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं,
ठीक है, ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर हो रहे पहला, और दूसरा हमने किया था ये ओनरशिप राइट्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं, विद कंसीडरेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर हो रही है ओनरशिप राइट्स की, ओनरशिप की ट्रांसफर हो रही है, ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज फॉर प्राइस, प्राइस के बदले में, कंसीडरेशन के बदले में, मनी के बदले में। ठीक है, या फिर गिफ्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर गिफ्ट तब होगा। अब गिफ्ट में और सेल में फर्क क्या है, जब गिफ्ट की बात करेंगे तो वो हम उसमें कंसीडरेशन लेते हैं, नहीं लेते, वहां पे इन एक्सचेंज फॉर प्राइस थोड़ी ना होता है, ओनरशिप, हाँ वहां पे ओनरशिप चले जाती है, बट नॉट इन एक्सचेंज फॉर प्राइस और मनी। गिफ्ट के लिए कोई पैसे लेते हैं दूसरे से, नहीं लेता। ठीक है, तो ये सेल में ही होता है। ठीक है, तो सेल और गिफ्ट में क्या चीज में का डिफरेंस चलता है, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है। ठीक है, इसमें सेल में कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, गिफ्ट में कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं होती। सेल में भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है, गिफ्ट में भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है। क्या लीज में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है? लीज में, LEASE, लीज, हमने सुना है पहले वर्ड कि लीज पे दुकान दी है, लीज पे लैंड दी है, ठेके पे कहते हैं। हाँ, तो क्या होता है कि ठेके पे दिया टाइम किराया लेते हैं। तो क्या इसमें ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर होते हैं? ये तो रेंट नहीं होते, बिल्कुल सही। ये तो रेंट हो गया। हाँ, ये एक तरह से मतलब रेंट पे देते हैं, बट लीज में क्या होता है, अगर ओनरशिप राइट ट्रांसफर नहीं होती फिर क्या, कुछ राइट्स ऐसे ट्रांसफर होते हैं, राइट टू पोजेशन, पोजेशन चली जाती है ना दूसरे बंदे के पास। ठीक है, उस राइट को थोड़ी देर के लिए एंजॉय करने के लिए, उस पोजेशन को थोड़ी देर के लिए एंजॉय करने के लिए। इससे पहले, लीज करने से पहले हमने ये भी पढ़ा था, लायबिलिटीज क्या है सेलर की और राइट्स क्या है सेलर की। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई डिफिकल्टी। राइट्स क्या है बायर के, फिर आ जाता है हमारा लीज का। लीज में भी ऐसे ही हम करेंगे, क्या लीज होती क्या है, राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या है लीज, लेसर की और लेजी की। लेसर कौन होगा, जो अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं रहा, बेच वर्ड यूज नहीं कर रहे, लीज पे दे रहे, एंड लेजी। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, पढ़ना शुरू करो आप यहाँ से। आज का हमारा न्यू टॉपिक ये है, अभी तक हमने सारा रिवाइज किया। ठीक है, चलो। You must have some people in the locality in possession of the property. So क्या वर्ड लिखा है, possession of property, हम डिस्कस कर चुके हैं। possession जाती, ownership नहीं जाती, for some period के लिए जाती है। ठीक है, किस चीज के लिए, मनी के लिए, but does not constitute सेल नहीं हुई। आगे सेल क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो पोजेशन हुई ना चीज, हाँ, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। लीज इज ट्रांसफर टू, लीज इज ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। हम सिर्फ उस प्रॉपर्टी को थोड़ी देर के लिए एंजॉय करने का राइट आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, आगे फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कंसीडरेशन, वो भी इन कंसीडरेशन फॉर प्राइस। ठीक है, आगे लेसर, लेसर कौन होता है, जो पोजीशन दे रहा है ना। यहाँ से देखो लेसर की डेफिनेशन क्या लिखी है, पर्सन हु लेट्स आउट प्रॉपर्टी फॉर लीज और ट्रांसफर। ठीक है, जो ट्रांसफर कर रहा है, जो पोजीशन दे रहा है। ठीक है, सही है आपका आंसर बिल्कुल। और लेसी इज द पर्सन टू whom the property is leased, जिसको लीज पे दी है वो है लेजी। ठीक है, जो ट्रांसफरी है। ठीक है, आगे लेसी कैन आल्सो सबलेट टू द, वो आगे भी किसी को दे सकता है। आगे relation between lessee and sub-lessee will be that of lessor and lessee। हाँ बस ठीक है, उसने आगे देखो उसकी इलस्ट्रेशन पढ़ो, बिल्कुल बिल्कुल लग गई समझ। A for a period of 3 years lets out his property for use। ठीक है, हमारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं। टेंपरेरी पीरियड के लिए क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हो रही है। ठीक है, बी को कितने पैसे के लिए, 50,000, इसको क्या कहते हैं, लीज। आगे A is the lessor, ए यहाँ पे लेजर हो गया, बी लेजी हो गया। आगे B lets the property to C। तो सी क्या हो जाएगा, सब लेजी, सब लेजी।
ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है। तो बी जो है वो लेजी हो जाएगा एंड सी विल बी द सब लेजी। आगे रिलेशन बिटवीन बी एंड सी विल बी द रिलेशन बिटवीन ए। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम भी तो हो सकती है बहुत ज्यादा। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस होती है, दैट्स व्हाई इससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो तो वो कोर्ट में आएंगे अंडर विच एक्ट? 18 टीपीए। टीपीए ट्रांसफर फुल बोलो। 18 क्या था? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 है। हां 1882 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। राइट्स एंड लायबिलिटीज पढ़ो। पहले देखो राइट्स क्या है लेजर के। वो पर्सन जो लीज पे दे रहा है अपनी प्रॉपर्टी। डिस्क्लोज डिफेक्ट्स ऑफ द प्रॉपर्टी व्हिच इज नोन टू हिम एंड इज ठीक है, अगर उसकी प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट है वो आगे बताएगा। आगे पोजेशन देनी है उसने प्रॉपर्टी की, बिल्कुल देनी है, ओनरशिप नहीं देनी। आगे shall letter the property for lease to the lease and make sure to the lessee and make sure the lessee enjoys the property without any interruption। विदाउट एनी इंटरप्शन वो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके, मतलब प्रॉपर्टी इनकम्बर्ड नहीं होनी चाहिए। एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता होगा ना फिर, तो उसमें मतलब जो ये सारी चीजें जो है ना, जब हमने प्रॉपर्टी लीज पे देनी है तो ये कॉन्ट्रैक्ट से ही होती हैं। उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं हम, जिससे हम लीज करते हैं। एक बंदा लेसर जो है लेजी को दे रहा है अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन एंजॉयमेंट के लिए, दैट कॉन्ट्रैक्ट दैट एग्रीमेंट इज नोन एज लीज डीड। ओके, इसमें फ्रॉड भी तो सकता है ना, बहुत होते हैं। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट्स में यही तो होता है, इसीलिए तो हम सब कुछ पढ़ रहे हैं कि लिटिगेशन जिसमें अगर होती हैं तो कोर्ट में आप आओगे। ओके, वही अगर प्रॉपर्टी खरीद के मतलब पेपर चेंज कर दिए, साइन इसमें करवा दिए, पेपर खरीद प्रॉपर्टी लेने का अपना नाम चेंज करने के लिए हो सकता है। ऐसे बिल्कुल होता है। ऐसे भी होता है कई बार कि प्रॉपर्टी के पेपर पे ओनर से साइन करवा लेते हैं। ठीक है, अंदर क्या लिखा होता है उसको बोलते हैं कि ये क्या है, तुम्हारे सेल डीड है। ठीक है, सेल डीड है, प्रॉपर्टी इससे बिक दी है। ठीक है, इतना इतना इसका ये है, तो वो सेल डीड समझ के साइन करते हैं कि कंसिडरेशन आएगी, वो गिफ्ट डीड निकलती है। वैसे जुडिशरी में बहुत केस पेंडिंग है ना, बहुत केस पेंडिंग है। तो दिस इज अ जनरल टॉपिक। ये पॉइंट क्यों नहीं करते फिर और जजेस काम इजी करने के लिए? ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट ही एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर है। तो अभी अपॉइंटमेंट्स कितनी हो रही हैं, कैसे हो रही, कैसे नहीं, ठीक है, तो इसका जो पूरा मतलब बर्डन है, जो पूरी लायबिलिटी है, रिस्पांसिबिलिटी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन पे है। ठीक है, तो वो अपॉइंट नहीं कर रहे, तो दैट इज ये ऐसी मतलब चल रहा है बिकॉज वी सी कॉमन पीपल सी के रिक्वायरमेंट है, इवन उनको भी पता है। बट बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लॉज नहीं बने हुए या बने भी हुए हैं तो पुराने अमेंडमेंट्स नहीं करते। ये तो निर्भया केस हुआ तो उतना ज्यादा एक्सटेंड कैसे हो गया? इतना ज्यादा एक्सटेंड कैसे हो गया? मतलब वो तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ ही नहीं, अब जाके हुआ है। आप ये बोल रहे हो कि केसेस लिंगर ऑन क्यों होते हैं, जल्दी जल्दी डिसाइड क्यों नहीं होते? ठीक है, एक तो हमें ये ऑलरेडी पता है। ठीक है, अगर हम इस चीज को लेके चले कि हमारे एकेडमिक्स में क्या मतलब इसके लिए क्या प्रोविजंस है। पहले तो देखो कि हमारा जो लॉ है वो इस चीज पे चलता है कि कोई भी जो थाउजेंड्स जो हैं क्रिमिनल्स चाहे छूट जाए, पर एक इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर हम सीधा ही ये बोले, आपका नाम गुरमत है ना, गुरसदक है, गुरसदक देखो आपको जा रहे हो कोई कंप्लेंट करने, ठीक है, कि ये बंदा चोर है, इसने चोरी कर ली है, मेरे इतने पैसे चोरी कर। अब वो अथॉरिटीज अगर उसके खिलाफ एक्शन ले लेती हैं आपके सिर्फ कहने पे, ठीक है, आप झूठ भी तो कह सकते हो। ठीक है, तो उसका जो उतना ही राइट बनता है अपने आप को पेश करने का, अपने आप की सफाई देने का जितना आपका। ठीक है, इसीलिए हम उसे डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं देते, इसीलिए हम उसको कोर्ट में लेके आते हैं, उसे सुनते हैं। ठीक है, कि तुम्हारा पक्ष क्या है। इतने टाइम से बात हो रही थी कोर्ट में। ठीक है, इतने टाइम से बात होती है, कैसे होती है, डेट्स पड़ती है ना, विटनेसेस आते हैं, एविडेंसेस होते हैं। अब आप ये बोल रहे हो कि वो प्रोसीजर जो है इतना लेट क्यों है। ठीक है,
तो वो प्रोसीजर एक तो ये इस वजह से थोड़ा सा है, अगर हम पॉजिटिवली देखें ये सारी चीजों से कि 1000 क्रिमिनल चले जाएं बट एक इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए उसके एविडेंसेस सारे होने के लिए। तो केसेस में टाइम इसलिए भी लग जाता है, विटनेसेस बुलाने हैं, एविडेंस उनके लेने हैं, प्लस थोड़े और फैक्टर्स भी जो हमें पता है कि एक वकील जो है वो अपने प्रोफेशन को कैसे चलाता है कि उनका केस लिंगर ऑन हो तो तब तक ही उसको आ रही है उसकी फीस, ठीक है। एक ये फैक्टर हो गया, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, दैट इज वेरी कॉमन इन जनरल क्वेश्चन, वो इससे रिलेटेड है भी नहीं है, ठीक है ठीक है। तो उस पे बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों अपॉइंटमेंट्स नहीं कर रहे गवर्नमेंट, ठीक है, क्यों ज्यादा कोर्ट्स है नहीं, अगर कोर्ट्स हैं भी तो अपॉइंट क्यों नहीं कर रहे जजेस, अगर किए भी हैं फिर एक स्टेप और आगे क्वेश्चन होता है कि वो जल्दी जल्दी क्यों नहीं डिसाइड कर रहे, ठीक है। अब ये भी है, ये बहुत सारी चीजें हैं, एक जज जल्दी जल्दी डिसाइड करते हैं फिर उसकी एक नंबर ऑफ केसेस होते हैं, उस वो जब डिसाइड हो जाते हैं तो फिर उसको क्या कर देते हैं, कोर्ट को बंद भी कर देते हैं, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो वो एक टाइम पे एक दिन में 1 2 3 कितने केसेस डिसाइड करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए कि क्यों लिंगर ऑन होता है। और सिविल केसेस में तो 12-12 साल प्रॉपर्टी वाज जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आके केस को जो है सुनते हैं, केस का डिसीजन लेते हैं, उनके दादा परदादा में केस किया होता है, ठीक है, वो मर भी जाते हैं जिन जो पार्टी एग्रीव्ड होती है। तो ये सारी चीजें ऐसे लिंगर ऑन हो रही है, इसके बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है। ये पढ़ लिया था आपने सारा, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लेजी, हमने लेजर की कर ली, अब हम लेजी की करने जा रहे हैं। In any additions, if any addition is made for the lease property during the lease period, then the addition can be compromised in the lease. आगे, so if any part of the lease property is destroyed or made unfit by flood, fire, etc., and the lease shall be voided by the lessee gets a right to accept or reject depending on his wish. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लीज प्रॉपर्टी का कोई पार्ट जो है या लीज प्रॉपर्टी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है, फायर से डिस्ट्रॉय होगी, फ्लड से डिस्ट्रॉय होगी, किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय होगी, वॉइडेबल करेगा तो उसे पैसे भरने पड़ेंगे जितने टाइम पे उसने कराया है उस प्रॉपर्टी। बिल्कुल, जितने टाइम के लिए रेंट, जितने टाइम के लिए पोजीशन उसके पास रही उतने टाइम का रेंट वो फिर भी लेगा। हां, लेकिन फिर ये क्या वो राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, वॉइडेबल ये होगा अगले टाइम के लिए, जैसे ये कोई पार्ट मतलब छोड़ के जा सकता है ना, छोड़ के जा सकता है इन द सेंस वो अवॉइड कर सकता है, क्योंकि लीज प्रॉपर्टी की अब कंडीशन क्या है, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है किसी भी कारण के कारण, तो देन द लीज शैल बी वॉइडेबल। कौन अवॉइड कर सकता है उस लीज को, लेजी अवॉइड कर सकता है, ठीक है, जिसके पास पोजेशन है वो क्यों अवॉइड कर सकता है, द लेजी गेट्स अ राइट टू एक्सेप्ट। अब प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्टी को अपने पास रख के क्या करेगा, उसके किसी काम की नहीं है, तो वो कहेगा मैं ये खत्म करना चाहता हूं। जैसे जमीन दी है मैंने, ठीक है, किसी को, और उसने चलो पहले राइट एंजॉय करा, मतलब सही ये काम वगैरह कर रहा है, बिल्कुल, लेकिन लास्ट में फायर आ गया तो पूरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, वो लैंड वो खेती बड़ी बिल्कुल पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर मतलब मैं तो अपना ठेका मानूंगा ना, मानूंगा इतना टाइम तुमने एंजॉय करा, पैसे दो, वो क्या करेगा, देगा पैसे, पहले वो बंदा कोर्ट में जाएगा, ठीक है, कि मैं इसे अवॉइड करना चाहता हूँ, पहले तो उसने आपको बोला, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले लेजी ने, वो लेजी है, आप लेजी, आपने अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन उसे दिया था एंजॉय करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर्टी हो गई डैमेज, वो कह रहा है प्रॉपर्टी तो डैमेज हो गई है तुम्हारी, तुमने जो शॉप दी थी, अब मैं जो डैमेज प्रॉपर्टी वहां पे अपना कैसे, बेकरी की शॉप थी, ठीक है, मैं वहां पे केक कैसे रखूं, अपने बिस्किट्स कैसे रखूं, कैसे काम चलाऊं अपना, तो मैं तुम्हारे साथ ये अपना जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ लीज डीड हुई है ये मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मैं रिजेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप कहते हो नहीं, तू नहीं कर सकता, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्यों आप ऐसे बोल रहे हो, क्योंकि आपको रेंट आ रहा है, आपके तो फायदे में है ना, कि वो कंटिन्यू करता जाए, तो थोड़ी बहुत अगर डिस्ट्रॉय हुई भी है तो उसको मरम्मत करवा ले, कंटिन्यू करता जाए और मेरे को रेंट आता रहे, तो आप इस फेवर में नहीं हो कि वो अवॉइड करे। फिर वो कोर्ट में जाता है कि सर मुझे ये अवॉइड करनी है इस बेसिस पे कि प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रॉय हो गई है, तो उस टाइम पे आप उसको बोलोगे
पहले तो कोर्ट के बाहर ही बोलोगे कि चल ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो ठीक है अवॉइड कर ले, पर जितने टाइम तू रहा है, कितने का कॉन्ट्रैक्ट, अगर 3 साल तक का था लीज का, ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 साल तेरे हो गए हैं, ठीक है, तो अगर तुम्हें उसमें से 1 साल का रेंट दे दिया है तो 1 साल का रेंट अभी पेंडिंग है, पहले तो वो दे। क्यों? क्योंकि हम किसी को भी ऐसे नहीं कानून दे सकते कि हाँ वो राइट, वो बेनिफिट उस चीज का जो है एंजॉय कर ले, ठीक है, और बर्डन जो है वो अवॉइड कर दे, है ना, वही बात आ गई इसमें। तो अब अगर जितनी देर तो पोजेशन में रहा है उतनी देर के पैसे तेरे को देने पड़ेंगे, ठीक है, सो दोनों पार्टीज की जो ग्रीवेंस है वो सॉल्व होगी, ठीक है। चलो आगे चलो, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? If the lessor fails to make repairs to the leased property, the lessor may make the repairs himself and recover the amount for the repairs from the lessor. समझ लगी कि अगर लेजर जो है वो रिपेयर नहीं करता लीज प्रॉपर्टी को तो लेजी खुद ही कर लेता है, तो अगर वो खुद करता है तो उसके पैसे लेजर से लेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी तो ये किसकी है? लेजर की है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी की सारी जिम्मेदारी उसकी है, ठीक है। अगर डैमेजेस प्रॉपर्टी पर नेचुरली हुए हैं, ठीक है, अगर उसकी गलती के कारण हुए तो वो खामियाजा खुद ही भुगतेगा उसका, ठीक है। आगे, if the lessor fails to make any payment with respect of the property and is recovered from lessor, the lessor shall get it reimbursed from the lessor. क्या बोल रहे हैं? if the lessor fails to make any payment नहीं किया प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एंड इज रिकवर्ड फ्रॉम द लेजी, ठीक है, लेजी से रिकवर नहीं की तो लेजी क्या करेगा, उसके पास क्या राइट आ जाएगा, रीइंबर्समेंट फ्रॉम द लेजर से रीइंबर्स करेगा उस प्रॉपर्टी को। ये हम ऊपर वाली बात कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, मानो ये समझो एग्जांपल से, कोई प्रॉपर्टी जो है वो रेंट दे रही है, ठीक है, उससे रेंट जाता है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट को जाता है, वो आपके कोई वाटर बिल, इसकी भी एग्जांपल बीच में रिकवर कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है इसकी कवर कर लेते हैं, या फिर वैसे ही रेंट जा रहा है गवर्नमेंट को, क्या कहते हैं उसको, कोई टैक्स जा रहा है, कोई रेंट जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे वो देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? लेजर की, जिसकी वो प्रॉपर्टी है, जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, प्रॉपर्टी तो उसकी है तो वही वो रेंट देता है गवर्नमेंट को, ठीक है। अब उसने वो नहीं दिया, गवर्नमेंट अथॉरिटीज आ गए क्या करने के लिए, लैंड को सीज करने के लिए, कि हमें नई रेंट आया, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का, तो हम इसे क्या कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं, इतना आपने टैक्स देना था, इतना रेवेन्यू इज द राइट वर्ड, ठीक है, इतना रेवेन्यू आपने देना था, नहीं आया, हम सीज करने लगे, तो प्रॉपर्टी किसके पोजीशन में? प्रॉपर्टी लेजी के पोजीशन में है, लेजर वो है जिसने दूसरे पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी पोजीशन में दी है, तो अभी प्रॉपर्टी किसके पोजीशन में है? सिचुएशन क्या है? लीज में प्रॉपर्टी किसके पोजीशन में होती है? ये सिचुएशन है। लीज की किस पोजीशन में है प्रॉपर्टी? लेजर की प्रॉपर्टी लीज पे दे दी प्रॉपर्टी, तो पोजीशन किसके पास है? सब लीज के पास ही है, लीज के पास है, सब लीज को प्रॉपर्टी दी है ना उसने? सब लीज को नहीं दी, क्वेश्चन सुनो, प्रॉपर्टी एक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसे मैंने लीज पे दे दिया है, ठीक है, दो पार्टीज हैं, एक है लेजर, मैं लेजर हूँ, मैं ट्रांसफरर हूँ, क्योंकि मैं अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दे रही हूँ दूसरे पर्सन को जो है लेजी, उसको ट्रांसफरी भी बोलते हैं, ठीक है, तो मैं ओनरशिप के राइट्स दे रही हूँ? नहीं, मैं सिर्फ पोजेशन दे रही हूँ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है लीज में पोजेशन किसके पास होती है? आपके पास ही होगी। नहीं, लेजर के पास पोजेशन कहाँ से होगी? लेजर लेजी को क्या दे रहा है? पोजेशन ही तो दे रहा है, मेरे पास क्या ओनरशिप है उसकी, ठीक है, तो लीज में पोजेशन किसके पास होती है? लेजी, द टर्म इज लेजी। फ्रेंच सीखी थी मैंने, तो ऐसे वर्ड ही होते थे उसमें। कोई बात नहीं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हम धीरे-धीरे कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है, ये बहुत न्यू है आपके लिए चीजें, ठीक है।
तो लेजी जो है उसके पास पोजेशन है, ठीक है। वो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको क्योंकि वो रेलेवेंट है यहाँ पे। वो क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि पोजेशन लेजी के पास है। वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज आगे कि हमें रेवेन्यू नहीं आया, वो प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, ताला लगा के जा रहे हैं, तो लॉस किसका होगा? किसकी शॉप बंद हो रही है? लेजर की लेजी की? लेजर और लेजी? लेजर नहीं, गलत आंसर। लॉस वो आपको देगा ना पैसे फिर। लॉस किसका हो रहा है? लेजी का हो रहा है, क्योंकि लेजर तो मैं तो कहीं पे भी बैठी हो सकती हूँ। मैं उसको अपनी शॉप लीज पे दे के अमेरिका चली गई हूँ, मुझे तो पता ही नहीं मेरे पीछे क्या हो रहा है, मैंने रेवेन्यू दिया नहीं, मेरे को क्या पता पीछे क्या हो रहा है मेरे। तो वो ताला लगा के अगर चले जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी यूज कौन कर रहा था? किसके पोजीशन में थी? लेजी के। तो नुकसान किसका हो गया? लेजी का हो गया। तो लेजी अपने नुकसान को बचाने के लिए कि ये प्रॉपर्टी को ताला लगा के जा रहे हैं, तो रेवेन्यू देना था लेजर ने, ठीक है, पैसे देने थे लेजर ने। तो लेजर की अगर लायबिलिटी, उसकी ड्यूटी बनती थी ना, वो उसकी ड्यूटी खुद पूरी करता है। कहता है जनाब कितने पैसे हुए, आप ताला मत लगाइए, कितने पैसे हुए? तो मेरे 10,000 ले थे इसने, इसके 10,000 पेंडिंग है, हाँ जी ये लीजिए आप, ये डॉक्यूमेंट में साइन करके, ये कहाँ पे डिपॉजिट करने हैं, बैंक में बता दीजिए, वहां पे मैं जाके डिपॉजिट करा देता हूँ, अगले दिन वो डिपॉजिट करा देता है, ठीक है। ये वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लेजी है उसका राइट हो जाता है कि जो पैसे उसने लेजर के बिहाफ पे दिए हैं वो उसकी क्या कर सकता है? रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकता है। रीइंबर्समेंट मतलब कि मुझे वो वापस दो, ठीक है, मुझे वो पैसे जो है वो दो। क्यों? क्योंकि वो मैंने एज ए लायबिलिटी, तुम्हारी लायबिलिटी पूरी की थी, है ना। अब समझ में आई? दोबारा से पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से पढ़ते, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? फेल हो गया, पेमेंट नहीं किया विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी। आगे and is recovered from the lease and lease नहीं बोलना, लेजी, ठीक है। लेजी shall get reimbursed from the, ठीक है। आप समझ में आई? हम एग्जांपल के साथ इसको अच्छे से कर लिया, ठीक है। आगे घर जाके भी पढ़ना, ठीक है। अपनी ये थोड़ी आपको 1-2 बार ही पढ़ोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा, ये नहीं कि 50 बार पढ़ने के बाद मतलब होगा। जस्ट आप रीड करने की आदत डालो कि ये लेसर एक पार्टी है, हम किससे डील किससे कर रहे हैं? लीज से, ठीक है, लीज से डील कर रहे हैं। 2 पार्टी से, एक है लेसर और एक है लेसी, ओके। आगे चलो। एट द टाइम ऑफ completion of the lease, the lessee should hand over the property to the lessor in the state in which it is in which it was received. क्या उसी हालत में देनी है जब बिल्कुल सही सिंपल इंग्लिश है, आप खुद लॉ को इंटरप्रेट करोगे। आगे the lessee may transfer, rent or sublet the leased property with the consent of the lessor, ठीक है। नहीं जिससे मेरे को डाउट है इसमें, तो लेसर ने इसको जिससे प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है, 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, 3 साल का फर्मा सही है, बिल्कुल ठीक है, ये करेंगे, ठीक है। आगे disclose to the lessor and fact and price in the property that will increase the value of the property. ये हमने सेलर की भी की थी ड्यूटी कि सेलर ने भी जब अपनी देनी है डिस्क्लोज करना, ठीक है, उसमें भी डिस्क्लोज करना है और बायर ने भी डिस्क्लोज करना है कि इसकी वैल्यू तो इतनी है। आगे the lessee should pay rent at proper time and place as specified, ठीक है, क्योंकि उसका काम क्या है? रेंट देना, तो प्रॉपर टाइम पे दे, कोई लैप्स ना करे। आगे the lessee is bound to keep the leased property in good condition which he is in possession of the property. ओके, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी एट द एंड किसकी है? लेजर की ही है, वही ओनर है, उसने ध्यान से यूज करनी है, ध्यान से उसको उसी कंडीशन में रिटर्न करना है जिसमें ली थी। आगे when notice of any defect is given to the lessee, he is bound to rectify it within a period of 3 months. ठीक है, क्या समझ में आई इससे? अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसे तो 3 महीने के अंदर ठीक करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। आगे the lessee will use the property and its product and must not do anything that is destructive to the property. ओके, सिंपल। हां आगे the lessee should not erect any permanent structure in the property without the consent of the lessee. The lessee is bound to put the lessee in possession of the property for determination of lease. ओके, तो पोजेशन जाती है, ओनरशिप नहीं जाती है। इसके आगे आ जाता है आपका एक्सचेंज, ठीक है। सो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है
चीजें हमने काफी कर ली हैं कि प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है, मूवेबल, इमूवेबल। मूवेबल को कौन गवर्न करता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। इमूवेबल को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एंड हमने ये भी पढ़ लिया कि ट्रांसफर क्या होता है, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ लिया ट्रांसफर करने कौन कर सकता है, किसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, उसके एसेंशियल्स क्या है ट्रांसफर के, कब रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती, कब नहीं पड़ती, लिटिगेशन के दौरान ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है। एक प्रॉपर्टी को हम सेल कर सकते हैं, ठीक है, ये पढ़ लिया। और क्या कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों में से हमने अभी तक दो पढ़ी है कि सेल कर सकते हैं और लीज कर सकते हैं। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं हम कि उसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं। एक्सचेंज में क्या होगा, एक प्रॉपर्टी की ओनरशिप के बदले में दूसरी प्रॉपर्टी की ओनरशिप मिल जाती है। मैं आपको अपना मैं आपको अपना घर की ओनरशिप दे रही हूँ, बदले में आप मुझे पैसे नहीं दे रहे, बदले में आप मुझे क्या दे रहे हो, अपनी फोन की ओनरशिप दे रहे हो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। पर मैं ये सारी चीजें कैसे होंगी, अगर मेरे को ट्रांसफर करना होगा तो क्या मैं सिर्फ डिलीवरी से करूंगी? इस एग्जांपल में कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही, बट रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ऐसे पढ़ो, when two persons transfer ownership of one thing for the ownership of another, बिल्कुल वही चीज आ गई, ownership of one thing for ownership of another, it is called exchange. हाँ, transfer of property by exchange can be made only by way of sale, rights and liabilities. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे होती है एक्सचेंज में? सेल से ही होती है, क्योंकि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रही हूँ, आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो। बट उसको पूरी ट्रांजैक्शन को हम सेल नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, पैसे इन्वॉल्व नहीं है। जब तो मैं कोई चीज सेल कर रही हूँ, बदले में मुझे पैसे आ रहे हैं, दैट इज सेल, ठीक है। मनी कंसिडरेशन जब आ रही है, दैट इज सेल। अगर मैं ओनरशिप ट्रांसफर कर रही हूँ, बदले में मुझे ओनरशिप ही आ रही है किसी और प्रॉपर्टी की, दैट इज एक्सचेंज। आगे पढ़ो। The rights and liabilities of parties to exchange shall be that of rights. Illustration पढ़ लो। To the extent offer to sell his cottage to A offers to sell his cottage to B. B in consideration of the cottage sells his farm to A. Instead of यहाँ तक समझ लगी? A क्या कह रहा है? कॉटेज बेचूंगा, B कह रहा है उसके बदले में मेरा फार्म ले ले। आगे Instead of getting money for his cottage, A has received the farm from B. This is an example of exchange. The rights and liabilities of A will be that of seller towards the sale of the cottage and will be that of जो सेलर होगा उसकी सेलर की होगी, जो बायर होगा उसकी बायर की होंगी, ठीक है। और आगे ये पढ़ना पड़ेगा। गिफ्ट करो, गिफ्ट ट्रांसफर ऑफ गिफ्ट में आप बताओगे गिफ्ट क्या होता है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर विदाउट एनी कंसिडरेशन। पढ़ो। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रही है प्रॉपर्टी की, बिल्कुल हो रही है। सेकंड इंग्रेडिएंट वॉलंटरली हो रही है, बिल्कुल, ठीक है। विदाउट कंसिडरेशन इज द वर्ड, ठीक है। विदाउट कंसिडरेशन इज गिफ्ट। आगे the person making the transfer is called the donor and the person to whom it is made is called the donor. सो गिफ्ट जो बंदा दे रहा है वो डोनर है, जिसको दिया है वो डोनी है, ठीक है। आगे if the donee expires before accepting the gift it becomes void. दोनों पर्सन लिविंग होने चाहिए, मैं जिसको गिफ्ट कर रही हूँ वो लिविंग होना चाहिए। मैं अगर गिफ्ट ऑफर कर रही हूँ तो उसकी एक्सेप्टेंस जरूरी है, ठीक है। आगे A gives his car to B accepts the car but B does not pay anything in return for the car. This is known as gift. बिल्कुल, ठीक है। तो अभी तक हमने जो किया है, क्या क्या चीजें की, चार चीजें कर ली। सेल कर लिया, ठीक है, लीज कर ली, एक्सचेंज कर लिया, गिफ्ट कर लिया। सब में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सेल में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं। सेल में क्या होता है, क्या ट्रांसफर होता है, ठीक है। सेल में क्या ट्रांसफर होता है, बताइए। सेल में क्या ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है। लीज में क्या ट्रांसफर होता है, लीज में भी ट्रांसफर होता है, ओनरशिप फॉर लिमिटेड टाइम के लिए। आगे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर एक्सचेंज में ओनरशिप की ट्रांसफर होती है, गिफ्ट में फ्री विद कंसिडरेशन।
विदाउट कंसिडरेशन। ओके, सेल में कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है, बिल्कुल होती है। सेल में जो कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है वो उसका नाम क्या है, प्राइस ऑफ द गुड्स, उसका प्राइस क्या है, ठीक है। जो लीज में कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है उसे रेंट बोलते हैं। एक्सचेंज में कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती ही नहीं है, दैट इज ओनरशिप ऑफ अनदर प्रॉपर्टी। गिफ्ट में कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती ही नहीं है। मोड क्या है, सेल में कैसे कर सकते हैं, रजिस्टर्ड से रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी है। कहां पे जरूरी है, हमने पढ़ा हुआ है 100 और 100 से अबव, ठीक है। लीज डीड जो है वो भी रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी है। सेल डीड जो है उसकी रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है, ठीक है। और जो गिफ्ट है उसकी भी जरूरी होती है। इन क्या गिफ्ट देंगे, घर गिफ्ट कर सकते हैं, घर अभी मतलब ऐसे तो है नहीं है कि कोई किसी को घर गिफ्ट ही नहीं कर सकता, कोई किसी को अपनी लैंड नहीं गिफ्ट कर सकता। क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। गिफ्ट छोटे-छोटे ही क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे वॉच कर दी गिफ्ट, बॉटल, बैग, एनीथिंग, गिटार, कार गिफ्ट कर दी। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी गिफ्ट हो सकती है भाई, कि घर ही गिफ्ट कर दिया, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आगे बढ़ो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी तक हमने पढ़े थे प्रॉपर्टी का एक मूवेबल, ठीक है, लाइक पेन, बैग, बॉटल, कार, मूवेबल, ओके। इमूवेबल में पढ़ा घर, जमीन, ठीक है, ये सारे इमूवेबल। अब एक और तरह की प्रॉपर्टी आ रही है, उसका नाम क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? Intellectual property is another kind of property which does not involve movable or immovable property. जो immovable और movable नहीं होती, ये इंटेलेक्चुअल होती है। आगे पढ़ो। Any work such as invention, artistic work, literary work, design, symbol, name, image, etc. ये सारी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो नाम से पता लग रहा है, जो इंटेलेक्ट पे बेस्ड है। बट डिजाइन तो कर सकते हैं, ट्रांसफर होते हैं डिजाइन वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रॉपर्टी है, सारे होते हैं सिस्टम पे। हां, सारे ट्रांसफर होते हैं। इन्वेंशन को छोड़ के। किसको छोड़ के? इन्वेंशन। कहां पे लिखी है? इन्वेंशन क्यों नहीं ट्रांसफर हो जाती? ये भी हो जाती है। थॉमस एडिसन ने बनाया था जैसे बल्ब, वो किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। वो किसी और को क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकता? कर सकता है। वो राइट्स, वो अपने राइट्स ट्रांसफर कर सकता है कि मेरे जो ये राइट्स हैं इस चीज को लेके कि ये मैंने इन्वेंट किया है। पहले तो ये चीज देखो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि जितनी भी इन्वेंशंस, आपको डिस्कवरी और इन्वेंशन में फर्क पता है? डिस्कवरी खोजो, इन्वेंशन बनाना। क्या खोजना, क्या बनाना? इन्वेंशन तो कुछ भी और गुड और समथिंग। डिस्कवरी उस फैक्ट की होती है जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड होता है। जैसे कोई प्लेस है, ठीक है, वो पहले कोई किसी ने नहीं देखी बट डिस्कवर की, ठीक है। हम क्यों कहते हैं डिस्कवर की? क्योंकि तुम्हारे डिस्कवर करने से पहले, तुम्हारे उस जगह पे जाने से पहले भी वो जगह वहां पे ऑलरेडी थी, ठीक है। ये होती है डिस्कवरी, मतलब ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड है फैक्ट, उसको तुमने सिर्फ ढूंढा है। इन्वेंशन में वो ऑलरेडी वहां पे नहीं होती चीज, वो आप बनाते हो अपने दिमाग से, अपने इंटेलेक्ट का यूज करके। तो पहले तो ये पता लग गया कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में फर्क क्या है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि ये इन्वेंशन जितनी भी हम करते हैं, मशीन की, बल्ब की एग्जांपल आपने दी, ये सारी जो है ये आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है, जितना भी है, लिटरेरी वर्क, लिटरेरी बुक्स, सारे ये आर्टिकल्स वगैरह, डिजाइन जो हम बनाते हैं, ये पैटर्न जो प्रिंट हुआ हुआ है आपकी शर्ट्स पे, ठीक है, सिंबल्स जो हैं, लोगो जो होते हैं कंपनी के, ठीक है, नेम, इमेज एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो हैं क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि ये इंटेलेक्ट से क्रिएट हुई है, ठीक है। ये मूवेबल इमूवेबल तो नहीं कहते हम कि ये डिजाइन मूवेबल है इमूवेबल है, तो क्या है, क्या है डिजाइन? इन्वेंशन तो मूवेबल हो सकता है वैसे। इन्वेंशन जो है ना, जिस प्रॉपर्टी की हुई है, सपोज मशीन को इन्वेंट किया आपने किसी, तो वो मशीन मूवेबल है, ठीक है, वो मशीन मूवेबल है, इन्वेंशन मूवेबल नहीं है। इन्वेंशन जो है वो राइट है। इन्वेंशन किसको बोल रहे हैं? राइट्स को बोल रहे हैं। उस प्रॉपर्टी के राइट्स जो हैं वो जो है, अभी यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा कि ये मूवेबल है, ट्रांसफर नहीं हो सकते। उस प्रॉपर्टी के राइट्स ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, कि ये हर चीज के राइट्स हो सकते हैं, आर्टिस्टिक वर्क के राइट्स ट्रांसफर हो सकते हैं। जब मैं बात कर रही हूँ
कि ये जो वर्क्स है, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये ट्रांसफर, मैं बोल रही हूँ ट्रांसफरेबल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिंपल ट्रांसफरेबल है, नेम ट्रांसफरेबल है, इमेज ट्रांसफरेबल है। इसका अगर डिटेल में मतलब करें तो क्या ट्रांसफरेबल है, उससे जुड़े राइट्स ट्रांसफरेबल है। डिजाइन से जुड़े जो राइट्स हैं, उस डिजाइन को यूज करने का, उस डिजाइन को सेल करने का, उस डिजाइन को रेंट पे देने का, ये राइट्स ट्रांसफरेबल है। ठीक है, इन्वेंशन के राइट्स ट्रांसफरेबल है। आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेरी वर्क किसी और को दे सकते हैं, ठीक है, असाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है किसमें आती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। अभी उन्होंने यही कहीं पे भी बात नहीं चली कि ट्रांसफर की किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अभी उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि ये सारे वर्क जो है, ये किसकी एग्जांपल उन्होंने दी है, ये सारी कौन सी प्रॉपर्टीज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। Any work such as invention, artistic work, or literary work, design, symbol, name, image, etc., created by the knowledge. जो नॉलेज से क्रिएट किए गए हैं या फिर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से क्रिएट किए गए हैं, Person is called intellectual property. ओके, यहाँ तक क्लियर? Capacity of a person. हाँ. आगे? Such intellectual property can be protected by law. The following are the. अब इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको इन एक्ट के तहत इनका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, इनका वो क्लेम कर लेते हैं। ट्रेडमार्क्स एक्ट के तहत पेटेंट्स, कॉपीराइट, डिजाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, ठीक है। इसको अकेले को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, यहाँ ट्रेडमार्क से करना स्टार्ट करो। ये एक्ट्स किस चीज के लिए हैं, द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, एग्जांपल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की, ट्रेडमार्क्स जितने भी है, ठीक है, आपके वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। पेटेंट्स जो होते हैं, ठीक है, किसी इन्वेंशन का हम पेटेंट कराने जाते हैं ना, क्यों करवाने जाते हैं पेटेंट, रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन, ताकि कोई और बंदा उसका यूज ना करे, मेरा नाम उस पे लग जाए, है ना, ओनरशिप मेरे पास रहे, है ना। आगे कॉपीराइट्स की भी हम कॉपीराइट एक्ट में जाके क्या कर लेते हैं, उसको कॉपीराइट करवा लेते हैं चीज को, आर्टिस्टिक वर्क को, लिटरेरी वर्क को कॉपीराइट ले लेते हैं, ताकि कोई और उसका यूज करके पैसे ना कमाए। फिर अगर मेरा कॉपीराइट है, ठीक है, कोई और यूज करेगा, तो फिर मैं उससे इंफ्रिंजमेंट के लिए कि मेरा कॉपीराइट इंफ्रिंजर सू करके डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ। आगे डिजाइन्स, ये भी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। सबसे पहले ट्रेडमार्क डिस्कस करते हैं। Any mark put on the product such as name of the product or service. So ट्रेडमार्क इज ब्रांड का नाम, ठीक है। आगे जो अब ये ट्रेडमार्क का काम क्या है, लोगों की मदद करना, टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज ट्रेडमार्क। भूलेगा तो नहीं, ठीक है। ऐसा नाम जो आपके प्रोडक्ट को दूसरों के प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करता है, वो ट्रेडमार्क। आगे Patents, the right granted over the invention of a product is called patent. ठीक है, एग्जांपल देख लो ट्रेडमार्क की, अपोलो फार्मेसी, ठीक है, टाइटन वॉचेस, ये वॉचेस टाइटन की ही हैं। अब आगे आ जाता है पेटेंट्स, द राइट ग्रांटेड ओवर इन्वेंशन ऑफ, जो राइट दिया जाता है एक प्रोडक्ट की इन्वेंशन पे, उसे हम पेटेंट बोलते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, when a person makes a new product, he get a patent for the product. The person who made the invention is called patent owner. The patent owner can decide upon the usage of the product. तो उसमें कैसे करना है, ठीक है। आगे कॉपीराइट्स, Copyright is the right obtained over the creation of a literary or artistic work, books, music, films, paintings, scriptures, etc. Are covered under copyright. Any person who wants to write a book or make a film based on the writing. जो भी राइट्स हमें मिलते हैं एक लिटरेरी वर्क पे, बुक पे, न्यूज़पेपर की किसी आर्टिकल पे, और ड्राइंग पे, आर्टिस्टिक वर्क पे, एग्जांपल पे मैंने दी बुक्स, म्यूजिक, फिल्म्स, पेंटिंग, स्क्रिप्चर्स, उस पे हम क्या लेने जाते हैं, कॉपीराइट लेने जाते हैं, ठीक है। आगे डिजाइन्स, any design or person shall be protected by designs, shape, color, line, pattern, etc. ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, डिजाइन है। एग्जांपल डिजाइन ऑफ रैपर, बिस्किट और चॉकलेट, ठीक है। आगे ये भी जरूरी है भाई, इसका भी राइट्स जो है प्रोटेक्ट करने जरूरी है।
ठीक है, डिजाइन एक्ट में जाएंगे इस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों? ताकि कल को अब एक ब्रांड बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी बिक्री बहुत हो रही है, लोग उस पर बहुत विश्वास करते हैं, ठीक है, कल को इसी पैटर्न की चीज, इसी कलर की, इसी डिजाइन की कोई और बना ले तो वो तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना, कि उनको लगेगा ये वही चीज है, ठीक है, तो वो ना हो, इससे उसके ओनर का भी लॉस होगा, ठीक है, आगे, और पब्लिक का भी लॉस होगा कि उनको वो क्वालिटी नहीं मिल रही। Geographical indication. Certain product or goods have specific geographical origin and possess characteristics. जैसे ये तिरुपति के ही लड्डू हैं, ठीक है, कुछ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस भी होती हैं, वो भी आपकी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है आपके पास, बस ये खत्म है यहाँ तक, यहाँ पे कोई डाउट इससे रिलेटेड, ये लॉ ऑफ प्रॉपर्टी था। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाएगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब हम अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो पढ़ेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो एक उसका एक्ट का ईयर क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसका भी 18, ये चीज याद रखनी है, ठीक है, क्या था 1882 था। ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसके लॉ में हम कौन कौन से चीजें डिस्कस करेंगे, कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ये सारी चीजें। कॉन्ट्रैक्ट आपको पता क्या होता है, बताओ। दो चीज, मतलब दो पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ किस चीज पे, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। और एग्रीमेंट जो है वो कैसे होता है, आपने बोला, हाँ, तो दोनों पार्टीज को एक दूसरे की डील अच्छी लगती है या फिर कुछ ऐसा होता है। और गहराई में अगर हम जाएं, ठीक है, तो ये इनिशिएट ट्रस्ट तो होता है तभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, अच्छा, इम्प्लाइड होता है, ठीक है, कि मेरे को तेरे पे ट्रस्ट है कि तू पूरा करेगा, इसलिए करते हैं। अब ये स्टार्ट कैसे होता है, ये स्टार्ट ऐसे होता है जब एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी को, गुरसदक जो है अपने फ्रेंड को ऑफर करता है, क्या ऑफर कर रहा है, तो मेरे पास घर पे ना 2 गाड़ियां पड़ी हैं, तेरे को एक चाहिए, तेरे को एक बेचूं मैं, तेरे को एक दूं, ठीक है, आप ऑफर कर रहे हो, हाँ, ठीक है, आप ऑफर कर रहे हो। अब आपका ये वाला ऑफर, आपने ऑफर किया कि मैं तेरे को सेल करूं, तूने खरीदनी है। अब आपके फ्रेंड ने उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो आपका ऑफर रिजेक्ट कर सकता है, तो वो चीज वहीं पे खत्म, ठीक है। अगर उसने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कि हाँ भाई मैं तेरी ये चीज खरीदने के लिए तैयार हूं, तो इधर से क्या हो रहा है, ऑफर, ठीक है, और इधर से क्या हो रही है, एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मिलके क्या बन गया, वो कह रहा है मैं तेरी चीज ये खरीद लेता हूँ, मैं खरीदने को तैयार हूँ, ये क्या बन गया, प्रॉमिस, प्रॉमिस बना, ठीक है, एक्सेप्टेंस में प्रॉमिस बन गया कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तेरी ये चीज खरीद लूंगा, ठीक है। अब जब उसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है, कंसीडरेशन यानी पैसा, इन मनी इन्वॉल्व होता है कि ठीक है मेरी कार जो है वो कितने की है, सपोज कर लो 2-2.5 लाख की है, ठीक है, 2.5 लाख की है ये, तो वो चीज क्या बन जाएगी, जब कंसीडरेशन इन्वॉल्व हो जाएगी आपके इसमें, तो वो चीज बन जाएगी एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो एग्रीमेंट ऐसे बनता है, अभी तक एग्रीमेंट बन गया। फिर अब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, वो एग्रीमेंट्स, वो सारे एग्रीमेंट्स जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, यानी जिसकी इन्फोर्समेंट करवाने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, वो सारे एग्रीमेंट्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, यहाँ से contracts are an important part of the commercial law because all commercial law transactions usually begin with an agreement. एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ो, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी किसमें हुई है, सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। क्या कहते हैं, an agreement in simple word is a promise. All agreements are not contracts. ठीक है, एग्रीमेंट उन्होंने क्या बोल दिया, प्रॉमिस। मैंने भी आपको यही बताया था कि पहले क्या होता है, हम इसमें इधर करते हैं, ऑफर, एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी क्या करती है, उसकी एक्सेप्टेंस करती है, दैट बिकम्स promise. प्रॉमिस,
और जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाती है वो क्या बन जाता है, इज इक्वल टू एग्रीमेंट। और वो वाले एग्रीमेंट्स जो क्या है, इनफोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है, वो क्या बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, 1872 2H। यहां से पढ़ो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। बीच में हैंग हो जाता है। मिनिमाइज कर दिया बॉक्स में, सेट बॉक्स एच enforceable in law. So agreements must meet certain criteria। क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसमें, सबसे पहले कंसिडरेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए, फिर नेक्स्ट क्या है, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज की, और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। ठीक है, आगे ये देखो, all contracts are agreements but all agreements are not contracts। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको आ सकती है, स्टेटमेंट भी हो सकती है कि ये सही है कि नहीं है। तो आप देखो कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एग्रीमेंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इनिशियल स्टेज एग्रीमेंट ही होती है, पहले वो एग्रीमेंट ही बनते हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाके होते हैं, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाके नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स कोर्ट में जाके होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने अपना घर बेचना ना आपको, तो मैं क्या करूंगी, अपना कॉन्ट्रैक्ट हमारा कोर्ट के बाहर ही हो रहा है, ठीक है, हमने एक पेपर लिया, ठीक है, उस पे लिखा कि मैं अपना घर बेचने जा रही हूँ, कितने का बेचने जा रही हूँ, 1 लाख रुपीस का बेचना चाह रही हूँ, ठीक है, तो 1 लाख का ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पूरा रजिस्ट्रेशन सब हो गई उस चीज की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा बाहर ही हुआ है। अब कल को आप उसको खरीदते नहीं हो, ठीक है, या फिर आप मुझे पूरे पैसे नहीं देते, ठीक है, सिर्फ 50,000 ही आपका है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए मैं कोर्ट में जाती हूँ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट के बाहर ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट मेड इन कोर्ट, दे आर इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। वो वाले एग्रीमेंट्स जो इन्फोर्सेबल हो सकते हैं बाय लॉ के द्वारा इन कोर्ट में, दोज एग्रीमेंट्स आर नोन एज कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब क्या इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, डायग्राम बनाई हुई है, वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल इन लॉ है इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे देखो, वाइफ ऊपर लिखा था वाइफ वाज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, वाइफ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बिल्कुल लिखा है वाइफ के कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बोल रहा हूं वाइफ कॉन्ट्रैक्ट, ये लिखा तो है, वाइफ वाज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अच्छा, ये पूरी लाइन वाइफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो पूरा, अगर आपको ये केस करना है पूरा इसको पढ़ लो एक बार, अच्छा ही केस है ये, डाल्फर वर्सेस डाल्फर केस डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ो इसको। The validity of an agreement entered between husband and wife was in question। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एग्रीमेंट हुआ, वो क्वेश्चन में था, क्या था? The husband and wife went on leave to England and the wife fell ill in England। The doctor who treated the wife इंग्लैंड गए, वाइफ वहां पे बीमार पड़ गई। The doctor who treated the wife advised her to take full bed rest and remain in England in order to continue the treatment। तो उन्होंने बोला इसको बेड रेस्ट की जरूरत है। आगे stayed in England। When the leave was over, the husband went घूमने गए थे, वाइफ बीमार पड़ गई, वाइफ को वहीं पे रहना पड़ा। आगे the husband went to the salon where he was employed and promised to send a sum of €30 to the wife every month। तो वहां पे वाइफ जो अपने ट्रीटमेंट के लिए इंग्लैंड ही रुकी, हस्बैंड सिलोन चले गया, वहां से उसने प्रॉमिस किया कि मैं
30 जो है आपको सम जो है वो आपको भेजता रहूंगा हर महीने, ठीक है। आगे हाँ, he sent the amount for some time and later in due to differences and misunderstanding between them the husband stopped sending the amount. The wife initiated action to recover the. तो अब क्या हुआ, हस्बैंड ने थोड़ी देर के लिए तो पैसे भेजे, बाद में उसने भेजने बंद कर दिए, तो अब क्या वाइफ रिकवर कर सकती है? वाइफ ने एक्शन किया एरियर्स जो रिकवर करने के लिए कि इतने पैसे भी देते हैं, तो कोर्ट ने क्या बोला? The court dismissed it on the ground that the agreement entered between the husband and wife was not a contract. कहते हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जरूरी नहीं कि सारी जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में एग्रीमेंट हो वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो, इस केस में बोला उन्होंने, ठीक है, तो वो आपस में कर सकते हैं। यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोर्ट ने बोला क्यों नहीं है, पढ़ो। The relation between husband and wife was only a moral obligation and the parties never क्योंकि any legal relationship. क्योंकि यहाँ पे उनकी जो इंटेंशन है वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर हस्बैंड वाइफ की लीगल इंटेंशन नहीं थी, ठीक है। उसने वैसे ही प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, ठीक है, मॉरली, ठीक है, लीगली कुछ नहीं था। The decision clearly shows that agreement that create a legal obligation are only contract. ठीक है, जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, those agreement that do not intend to create legal relationship or not contract. इसके अलावा ये तो ये सारे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने एक एक करके डिस्कस करने हैं। आज हम ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की फर्स्ट स्टेज क्या है कॉन्ट्रैक्ट बनने की, मैंने आपको वो टेबल बना के दिखाया था, ठीक है, ऑफर, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफर होना चाहिए कि मैं तेरे को ये चीज बेचना चाहता हूँ, क्या तू खरीदने के लिए रेडी है? फिर अगले बंदे की एक्सेप्टेंस होगी, फिर वो प्रॉमिस बन गया, उसमें जो कंसीडरेशन इन्वॉल्व होगी तो वो एग्रीमेंट बन गया। ऑल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी कहां पे हुई है? 2H में, ठीक है, 1872। यस। अब 1872 के पहले क्या था? वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ऑफर या प्रपोजल सेम थिंग है, ठीक है। ऑफर करेगी एक पार्टी या प्रपोज करेगी कि क्या तुम ये खरीदना चाहते हो, और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी। और पढ़ो ऑफर और प्रपोजल। The offer of proposal is the first step in the formation of a contract. When one person signifies to another his willingness to do. ये क्या दिया हुआ है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको ऑफर की डेफिनेशन दी हुई है, और ऑफर की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। क्या होता है ऑफर? When one person सिग्निफाई करता है अप टू अनदर पर्सन को हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा बताता है टू डू और नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स, कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ, मैं बेचना चाहता हूँ, या फिर नहीं बेचना चाहता, या फिर नहीं करना चाहता ये चीज, इट इज कॉल्ड एन ऑफर, ठीक है। ये चीज याद होनी चाहिए आपको। ऑफर क्या होता है? When one person signify his willingness to do or not to do anything, that's an offer. आगे पढ़ो। The person making the proposal, जो बंदा ऑफर कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? ऑफरर। और जिस पर्सन को ऑफर किया गया उसको क्या बोलेंगे? ऑफरी। ऐसे ही हर एग्जांपल में ऐसे ही हुआ ना, फिर ओवर लास्ट में या फ्री। हां ऐसे ही होता है। तो ऑफर गिवन, जो ट्रांसफर कर रहा है ट्रांसफरर, जो जिसको ट्रांसफर किया है ट्रांसफरी। पीछे क्या था? ठीक है, पीछे जो बोला था लेजर, लीव में लेजर, उधर लेजी, ठीक है। और सेल में तो नहीं ऐसा होता। सेल में क्या होता है? ट्रांसफर नहीं, ये दो एक मिनट बायर और यस, सेल में होता है सेलर एंड बायर, ठीक है। वहां पे नहीं था सेलर एंड सैलरी, नहीं कहना है सर। द ऑफर यहां से पढ़ो। The offer given must be with an intention to create a legal relationship क्रिएट करने की इंटेंशन होती है। बालफर वर्सेस बालफर में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन थी? नहीं थी, इसीलिए कोर्ट ने बोला ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आगे assent or consent given to an offer by an offeree is known as acceptance. जब मैं अपनी कंसेंट दे रही हूँ कि ठीक है मैं ये चीज करने के लिए रेडी हूँ, तो मतलब मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। एक्सेप्टेंस कौन देता है? ऑफरी, ठीक है। सेक्शन 2B
2 वाला 2A में है by saying yes. देखो एक और चीज बताती हूँ अच्छी सी, यहाँ पे उसने क्या किया, ऑफर किया, ऑफरर है, और ये है किसको किया ऑफर, ऑफरी को। ऑफरी जब अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है उस ऑफर को, तो वो ऑफरी क्या बन जाता है, एक्सेप्टर, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया है ना। ठीक है, आगे क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑफरर जो है, ऑफरर, ठीक है, ऑफरर जो ऑफर कर रहा है वो एक्सेप्टर को ऑफर करता है, ऑफर करता है नहीं, एक्सेप्टर बंदा नहीं है, बंदा कोई है, बट जब वो ऑफर कर रहा है उसको, तो वो उसको ऑफरी की कैपेसिटी में कर रहा है, वो ऑफरी कहेंगे कि ऑफरी को उसने ऑफर किया। हम ऐसे नहीं बोलेंगे उसने ऑफर किसको किया, एक्सेप्टर को, क्योंकि वो सिर्फ ऑफर कर रहा है, उसके एक्सेप्टेंस करने के बाद वो एक्सेप्टर बन जाता है। ठीक है, यहां से पढ़ो इलस्ट्रेशन, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट बन जाते हैं, जिसमें कंसीडरेशन भी अगर इन्वॉल्व होती है तो। ठीक है, आगे पढ़ो। ठीक है, उसने अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस की कि मैं बेचना चाहता हूँ बी तुझे, मतलब ऑफर कर रहा है, और यहाँ पे कितने का, 5 लाख का। हियर his willingness is called offer. A is the offerer and B is the offeree. So A ऑफरर हो गया जिसने ऑफर किया है, और B जिसको ऑफर किया गया वो क्या हो गया, ऑफरी हो गया। आगे B accepts the offer to purchase the cottage. This is called acceptance. ठीक है, अगर वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, कि मैं तुम्हारा ये कॉटेज इतने प्राइस में खरीदने के लिए रेडी हूँ, तो वो एक्सेप्टेंस बन जाएगा। आगे is offer when accepted by B becomes an agreement. ओके, यहाँ तक क्लियर। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश केस, कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी। ठीक है, इसे नोट डाउन भी कर लो, कार्लेल वर्सेस, अंडरलाइन कर लो वहां पे। ओके, आपको भी ठीक है, कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी। ठीक है, ये पढ़ो, पढ़ना स्टार्ट करो। ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है, इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, The company was the manufacturer of medicine called smoke ball. ठीक है, क्या मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन बना रहे थे जिसको कहते हैं स्मोक बॉल, नाम था उसका। आगे Which was used for the treatment of influenza. किस चीज की मेडिसिन थी ये स्मोक बॉल, इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट की। आगे The company believed that the medicine completely cured influenza. कंपनी का क्या मानना था, ये पूरी तरह से इन्फ्लुएंजा को क्या कर देगी, ट्रीट कर देगी। आगे advertisement was put up offering a reward for €100 to anyone who got influenza again after using the smoke ball. ठीक है, स्मोक बॉल मेडिसिन continuously for 15 days. ठीक है, कंटिन्यूअसली 15 डेज के लिए अगर कोई यूज करता है, तो कंपनी ने ये एडवर्टाइजमेंट निकाली कहीं पे कि 15 दिन कंटिन्यूअसली यूज करके देखो, ठीक है, आपको इन्फ्लुएंजा जड़ से खत्म हो जाएगा। ये कंपनी ने क्या किया, क्लेम किया। ठीक है, आगे in the advertisement it was also stated that 1,000 was deposited in the bank, namely lifespan for paying the reward if such situation arose. तो अगर ठीक नहीं होता तो इतने जो है आपको मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, इतना पेमेंट आपको कर दी जाएगी। आगे 100 लिखना है, नीचे 1000 मिलेगा फिर 1000 was ये भी कहा गया था, इट वॉज ऑल्सो स्टेटेड, किसमें, एडवर्टाइजमेंट में ये भी कहा गया कि इतना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कर दिया जाएगा आपके बैंक में, नेमली कौन से बैंक में, अलायंस बैंक में, फॉर पेइंग द रिवॉर्ड को पे करने के लिए इफ सच सिचुएशन अरोज होती है तो। आगे एडवर्टाइजमेंट जो हमने पढ़ा है केस का नाम कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, उसमें जो ये कार्लिल जो है पार्टी, वो कौन है, एक कस्टमर है। ठीक है, वो प्रोडक्ट यूज करती हैं वो मेडिसिन, उन्होंने खरीदी वो स्मोक बॉल मेडिसिन, उसे यूज किया एज पर द डायरेक्शंस प्रोवाइडेड, जैसे लिखा था कि 15 दिन लगातार यूज करना है। आगे
Miss Carlin got a fresh episode of influenza. पर उनका तो फिर भी ठीक नहीं हुआ, उनको फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया, पर एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा था? नहीं होगा, पूरी तरह क्योर हो जाएगा। तो आगे Miss Carlin sued the company for the reward of $100. तो दो मेरे 100 stated that there was no intention to enter into a legal relationship with anyone. अब जो डिफेंडेंट है उसकी तरफ से क्या-क्या आर्गुमेंट्स आए? पहला, there was no intention to enter into legal relationship with anyone, कि हमारी इंटेंशन तो थी नहीं, ये बेल्फर वर्सेस बेल्फर को यहाँ पे उसका लेके आ रहे हैं कि हमारी तो लीगल इंटेंशन थी नहीं, हमारी इंटेंशन थी नहीं कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, ठीक है, थ्रू द एडवर्टाइजमेंट के जरिए। और and the advertisement was put up only to boost the marketing of this product. हमने तो सिर्फ उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए ही एडवर्टाइजमेंट कर दी थी, कोई हमने आपके साथ कांटेक्ट तो किया नहीं। आगे The advertisement was not an offer. वो कहते हैं एडवर्टाइजमेंट कोई ऑफर थोड़ी ना थी, ठीक है, कोई ऑफर थोड़ी ना जो हमने आपको ये ऑफर किया था। आगे As it was not made to any particular क्योंकि कोई पर्टिकुलर पर्सन को तो किया ही नहीं क्या कि तू करके देख यूज, है ना, मेडिसिन को। आगे and an offer cannot be made to the public. और इसमें उन्होंने बोला कि क्यों ऑफर पब्लिक एट लार्ज को थोड़ी ना जाता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को जाता है। और तो कोई ये कौन बोल रहा है? ये पॉइंट्स किसके हैं? डिफेंडेंट के, कंपनी के, स्मोक बॉल कंपनी के। आगे acceptance by the offeree had not been communicated. अच्छा, फिर कहते हैं कि मान लो कि आप कह रहे हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये एग्रीमेंट है, तो उसमें क्या होता है? ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है। तो एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट तो होनी चाहिए ना कि मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूं, अगर ये एक्सेप्टेंस भी है, ठीक है, सही बात है। तो एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी हैड कम्युनिकेट ही नहीं हुई मुझे, उसने लेडी ने मेरे को थोड़ी कंपनी को थोड़ा आके बताया कि मैं यूज करने के लिए तैयार हूं, देखो मैं यूज करने जा रही हूं, ठीक है। आगे So there was no binding contract. तो इसलिए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर कोर्ट ने ये सारी कंटेंशंस रिजेक्ट कर दी कंपनी की, ठीक है। And allowed Miss Carey claim for कोर्ट ने क्या बोला, क्या रीजन दिए? that deposit of €1,000 in the Alliance Bank to the Smoke Ball company was evidence that the company had a real intention to enter into a legal relationship with anyone who accepted it. तो पहले कंपनी की इंटेंशन थी लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने की, ठीक है। आगे विद एनीवन हु एक्सेप्टेड द ऑफर, जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, यानी कोर्ट ने ये बोला कि ये ऑफर है, ये कैसा ऑफर है? जनरल ऑफर है। ऑफर भी दो तरह के होते हैं, वैसे तो बहुत सारी उसकी कैटेगरीज हैं, ये एक जनरल ऑफर है। वो जो हमारे डिफेंडेंट है वो ये कंटेंट कर रहा था कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को तो किया नहीं, कोर्ट कहती क्यों पर्टिकुलर पर्सन को करना जरूरी? ऑफर जनरल भी हो सकता है, खुला हो सकता है, सबको हो सकता है। ये किसने बताया? इसके बारे में बताया नहीं था ना, जनरल ऑफर के बारे में बताया नहीं था अभी तक, बट अब नया कांसेप्ट आ रहा है जनरल ऑफर का, ठीक है। इस केस में उन्होंने बोला कि जनरल ऑफर भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरल ऑफर जो है उसे कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, और उसकी एक्सेप्टेंस के लिए मान लो यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, उसकी एक्सेप्टेंस के लिए मैं कहती हूँ कि यहाँ पे जनरल ऑफर ये करती हूँ कि मेरा डॉगी जो है, मेरा पेट है, वो गायब हो गया, ठीक है, गुम गया, उसको 15 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, उसको ढूंढ के लेके आओ, जो ढूंढ के लेके आएगा मैं उसको क्या दूंगी? 1 लाख रुपीस का रिवॉर्ड रखा मैंने, ठीक है, 1 लाख। अब जो है कोई भी बच्चा से हैंड रेज करके ये नहीं बोलना उसको जरूरी कि मैं जाऊंगा मैम, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है। ऐसे वो एक्ट करके जब वो डॉग लेके आएगा, ठीक है, वही एक्सेप्टेंस हो जाएगी उसकी, अगर वो एक्ट करता है। अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस कैसे हुई थी? यहाँ पे एक्सेप्टेंस हुई थी, पर मोड बताना चाहिए। यहाँ पे एक्सेप्टेंस कैसे हुई थी? जब मिसेस कार्लिल ने वो दवाई यूज की एज पर द डायरेक्शंस जो वहां पे लिखी थी कि 15 दिन लेनी है, लगातार लेनी है, इतनी डोज लेनी है, मतलब वो क्या कर रही है? एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। हु एक्सेप्ट कहते हैं जब ऑफर एट लार्ज है तो वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। ऑफर कैन आल्सो बी मेड to the world at large, ठीक है, जो वर्ल्ड एट लार्ज को किया गया उसको क्या बोलेंगे? जनरल ऑफर। और ये क्या है? वैलिड है।
In case of general offer, there is no need for communicating acceptance. कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑफरर को मेयरली क्या करके कम्युनिकेट, वो एक्सेप्टेंस आपकी हो जाएगी अगर आप क्या करते हो, कंडीशंस फुलफिल करते हो ऑफर की, ठीक है। इज ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो ये किससे डील करता था केस, कार्बोलिसिस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है। ऐसे आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये केस किससे डील करता है, जनरल ऑफर से, एक्सेप्टेंस से, या किससे डील करता है। तो दिस इज द केस ऑफ जनरल ऑफर, ओके। इसके अलावा हमने पढ़ लिया ऑफर, हमने पढ़ ली एक्सेप्टेंस, इसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व होती है, तो ये बनता है एग्रीमेंट, ठीक है। तो कंसीडरेशन फॉरवर्ड क्या था, प्रपोजल, ठीक है। ऑफर और प्रपोजल, और दूसरी पार्टी करेगी एक्सेप्टेंस। कल हम कंसीडरेशन से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है।